आज इस हम एपिसोड में बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उसकी एक ओवरऑल जर्नी। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई, एजेंटिक एआई। तो आज इन सब के बारे में एक हम हाई लेवल व्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें पहले समझना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो डेफिनेशन ऑफ एआई इज ऑफ कोर्स दैट इट अलाउज मशीन्स टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्रू एल्गो एंड डेटा। मशीन लर्निंग जो है वो डेटा ड्रिवन एल्गोरिथम है जो कि इनेबल करती हैं सिस्टम को टू इम्प्रूव फ्रॉम पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस। डीप लर्निंग जो है वो एडवांस न्यूरल नेटवर्क पे काम करती हैं। रोबोटिक्स जो हैं जो उससे हम रोबोट बनाते हैं जिससे कि उसमें भी एआई लगा रहता है टू ऑटोमेट द थिंग्स एंड ब्रिंग एफिशिएंसी। कंप्यूटर विजन जो है वो कुछ विजुअल वर्ड से कुछ हमें चेंज करना हो तो उन सबको देखता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का हो। तो आपने इसके अभी तक तो वैसे कई एग्जाम्पल देख लिए होंगे बट दिस इज द एसेस द ओवरऑल स्कोप ऑफ एआई। और इसका कई एग्जाम्पल लें तो टेस्ला की कार हम ले सकते हैं या कंप्यूटर विजन फॉर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट भी आते हैं इसमें। तो एक टाइमलाइन वाइज हम बोल सकते हैं 1950 से इसमें काम शुरू हुआ था अर्ली एआई का। 1980s में मशीन लर्निंग का काम शुरू हुआ। डीप लर्निंग का काम वैसे तो पहले शुरू हो गया था पर 2010 से काफ़ी पिकअप किया और 2020 में ऑफ कोर्स जनरेटिव एआई मल्टी मॉडल एआई यहाँ पर आया। तो क्या मेन चीज़ें थीं जो 1940 एंड 1950s में मिस्टर एलन ट्यूरिंग का बहुत ही पॉइंटरिंग वर्क था। डैर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में और तभी ये सब वर्ड भी और बने थे। और हम बोल सकते हैं जो हमारे कुछ और जो ये लोग थे रिसर्चर्स ने उन्होंने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की थी कि मशीन क्या मिमिक कर सकती है ह्यूमन बिहेवियर को और उसके लिए हम उसे कैसे चेक करें। तो ट्यूरिंग टेस्ट उस वक्त आया जो डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जहाँ पर एआई का एक तरह से फॉर्मल बर्थ बोला जाता है जिसमें जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्कसी, तो ये सब की फिगर्स हैं एआई रिसर्च के लिए। उसके बाद जो 1950 में था ट्यूरिंग का एआई प्रपोजल था। एआई वर्ड 1956 में कॉइन हुआ। एआई रोबोटिक्स में 1960 में आया। एआई बूम हम बोल सकते हैं 1980 में आया। और 1997 में जो डीप ब्लू और कॉस्प्रोस की एक चेस का गेम हुआ जिसमें कि एआई की पावर फिर से डिमॉन्स्ट्रेट हुई। और डीप लर्निंग का रिवॉल्यूशन 2012 से शुरू हुआ और जनरेटिव एआई तो ऑफ कोर्स अब 2022 23 ऑनवर्ड्स टिल टुडे इट इज बूमिंग। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बीच में दो एआई विंटर भी आई थी मींस 1970 से 1980। क्योंकि पहले से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थी कि एआई से जो हम बोल सकते हैं कि उसमें कुछ इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए थे उनसे हम कर लेंगे काम पर ऐसा हो नहीं पाया। तो वो लोगों को थोड़ा हो गया कि नहीं हो पाएगा। तो 1970 टू 1980 एक विंटर रही। दूसरी ये विंटर 1987 से 1993 की रही। क्योंकि फिर से पैसा काफ़ी लगाया गया पर रिजल्ट लोगों को मिला नहीं। जो एआई का कमबैक बोलते हैं वो 2000 में हुआ क्योंकि तब तक इंटरनेट काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत सारा डिजिटल डेटा अवेलेबल था, बहुत सारी एल्गोज आ गई थी। डीप लर्निंग में बहुत सारे ब्रेक थ्रू हुए, जीपीयू आए और उसके बाद तो फिर मेडिकल इमेजिंग और बहुत सारी और चीज़ें भी आने लगी। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे विच इज मशीन लर्निंग। तो ये याद रखना होगा कि ये सभी चीजें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो मशीन लर्निंग को हम बोल सकते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ एआई जो सिस्टम को लर्न करता है फ्रॉम द डेटा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, उससे इन्फॉर्म डिसीजन लेता है और प्रेडिक्ट करता है और डिसीजंस लेता है। और मशीन लर्निंग भी जैसे 1950s में शुरू हुई थी। 1957 में परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया बाय मिस्टर फ्रैंक। उसके बाद 1980 टू 1990 में स्टैटिस्टिकल एंड बैक प्रोपोगेशन का मॉडल आया।
तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई जहाँ पर मॉडल लर्न करता है। तो जैसे मैंने बोला, पहले जो एआई सिस्टम शुरू हुए थे उसमें इफ देन एल्स लॉजिक ह्यूमन लिखते थे। अब ये हुआ कि अ, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, मशीन को ही दे दो और उसी से वो समझ ले। तो उसमें एक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग रहा। सुपरवाइज लर्निंग में मतलब ये है कि आप उसे लेबल डेटा देते जा रहे हैं। अ, आप एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, पर लेबल डेटा दे रहे हैं और उसे फीचर बता रहे हैं। और इसमें जो मेन एल्गोज रही, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, कहीं उसको थोड़ा सा और डबल क्लिक करें सुपरवाइज लर्निंग को, तो उसमें लेबल डेटा से एल्गोस को ट्रेन किया जाता था। लेबल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में आती हैं। दूसरी हुई अनसुपरवाइज लर्निंग, मतलब उसमें कुछ डेटा दे दिया गया और उसे मशीन जो खुद ही कुछ उसमें सेगमेंट बना रही है। तो एक तरह से कहीं हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लें, बहुत सारी न्यूज़ हैं, तो क्या मशीन बता सकती है कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, ये बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है? उस टाइप से वो सेगमेंट कर दिया। तो वो चीज़ें जो हैं वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आई। और इसी को डीप डाइव करें तो इसमें लेबल डेटा नहीं होता, अ, पर उसके बिना ये जो है वो उसे पैटर्न आइडेंटिफाई करके डिवाइड करता है। तो उसमें के मीन क्लस्टरिंग होती है, पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ऑटो इनकोडर्स तब तक आ गए थे। और इट्स अ मोर ऑफ ए ग्रुपिंग। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि क्या हम जो बिजनेस न्यूज़ है, स्पोर्ट न्यूज़, उसकी ग्रुप कर सकते हैं, या कस्टमर को सेपरेट कर सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं, जो कस्टमर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या कम खर्चा कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, उसमें 4 स्टेप एक तरह से बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट को आप देखिए, समझिए, और जैसे हम बचपन में सीखते थे कि कुछ अच्छा काम किया तो हमें शायद एक रिवॉर्ड मिला, कुछ गलत काम किया तो डांट पड़ी। तो उसी टाइप से यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट के टाइप से मीन्स उसे बताया जाता है मशीन को कि ऐसे सीखो। तो वो जो मशीन का जो एल्गो है वो या एजेंट है, उस हिसाब से समझता है। तो इसमें भी जैसे इसको डबल क्लिक करें, अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इस ट्रायल एंड एरर से लर्निंग, मतलब वो समझ रहा है, सीख रहा है और इम्प्रूव होता जा रहा है। और इसमें डीप क्यू नेटवर्क रहा, अल्फा गो बाय गूगल माइंड, और जैसे स्टॉक ट्रेडिंग में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो बहुत सारे, ये तो हमने लर्निंग अभी पैराडाइम देखी थी, विच इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पर मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम आई हैं, तो कुछ की और हम देख लेते हैं। तो एक जो सबसे पहले बोली जाती है लीनियर रिग्रेशन, विच इज लाइक प्लॉटिंग हाउस प्राइसेस। तो कहीं एक हाउस जो है वो बड़ा है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। वो हाउस कहीं किसी अप मार्केट एरिया में है तो अगेन उसका प्राइस ज़्यादा होगा, कि उसमें रूम बहुत ज़्यादा हैं, या कहीं हायर फ्लोर पे तो प्राइस ज़्यादा है। तो मतलब सीधा एक वेरिएबल से लीनियर रिग्रेशन हो रहा है। दूसरा जो होता है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विच इज टू क्लासीफाई द थिंग्स। तो जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए कि क्या वो ईमेल जो है वो स्पैम वाली थी या नहीं थी, तो उसमें आप कैटेगराइज कर रहे हैं। तो दैट इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन इसी के एनालिसिस में बोला गया है। डिसीजन ट्री है, उसमें ये है कि डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है तो स्मॉलर मोर मैनेजेबल सबसेट, और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता है। अगेन इट्स अ वर्सटाइल एप्लीकेशन, ये एक तरह से है, और इजी टू इंटरप्रेट है। इसके अलावा सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसको हम सोच सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही के लिए यूज़ होता है। एंड इसको एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं हैंड राइटिंग को कहीं एनालाइज करने का है, क्योंकि कई लोग जैसे कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट है, वो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो उसे कैसे समझा जाए, या कोई भी और ऑब्जेक्ट हुआ या फेस हुआ। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो कैपिटल आर किसी ने कैसे एक तरीके से लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है,
तो ये सपोर्ट फैक्टर मैकेनिज्म से वो जो इस टाइप से हैंडराइटिंग है उन्हें समझना, या कुछ भी और लिखा हुआ है उसे समझना, या फिर फेस डिटेक्शन करना, सिमिलरिटी इस टाइप से लाना, तो इसी कारण उसे सपोर्ट फैक्टर मैकेनिज्म बोला गया है। Naive bias is actually में again for the text classification, and it's like naive means naive is what is like a sort of saying कि वो बहुत ही भोला है। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो फीचर्स उसके अंदर हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि नॉर्मली कई बार ऐसा होता नहीं है। पर ऐसा ये इसमें सोचा जाता है कि जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और उसके बेसिस पे हम कुछ क्लासीफाई कर पाएँ। तो जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसका सेंटीमेंट हमें पता लगाना हो कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव, और उस हिसाब से बताया जाता है कि ये पोस्ट कैसी रही। जो और एक और इम्पॉर्टेंट एल्गो है विच इज़ KNN, विच इज़ के नियरेस्ट नेबर। अगेन इट यूजेज अ सिमिलरिटी, तो नियर मतलब जो एक तरह से क्लस्टरिंग हम बोल सकते हैं कि जो अ, आपके नेबर क्या क्या है उसके पास जो और डेटा है, तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे सिमिलरिटी जैसे हमने देखा होगा कि जो हमारे कई OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बेस्ड ऑन कहीं यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 ने कुछ मूवीज़ देखी हैं और कुछ मूवीज़ नहीं देखी हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि हाँ, यूज़र 1 एंड यूज़र 2 एंड यूज़र 3 जो सिमिलर हैं, तो मतलब कि वो इसी टाइप की मूवी देखते हैं और दूसरे टाइप की मूवी नहीं देखते हैं। तो अब सिस्टम उन्हें कुछ रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि अब इसे समझ में आ गया है कि ये इस टाइप की मूवीज इन्हें अच्छी लगती हैं, तो कहीं बी और सी ने कुछ और मूवीज देखी तो वो ए को उसको रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कुछ लोग सिमिलर लग रहे हैं। मशीन लर्निंग का ओवरऑल वर्क फ्लो ये है कि हम मॉडल को इवेलुएट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग करनी होती है और डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है। हार्डवेयर इसमें चाहिए होता है, जीपीयूज आर इम्पोर्टेंट, टीपीयूज विच इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, और क्लाउड सर्विसेज के साथ भी अ, चाहिए होता है। चैलेंजेस जो आते हैं हमें मशीन लर्निंग में, विच इज़ लाइक ए ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि हाउस के प्राइसेस जो हैं, वो कहीं हाउस का साइज बड़ा है तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये मतलब तो एक सिंपल चीज हो गई। बट सपोज कहीं कोई एक ये भी एक फीचर ले रहा है कि हाउस का कलर जो है उस हिसाब से भी प्राइस चेंज होगा। अब एक्चुअली में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कलर कहीं डिफरेंट है तो हाउस का प्राइस चेंज नहीं होगा। पर कहीं कोई इस टाइप से इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर ओवर फिटिंग हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स फिर डेटा क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। तो दीज आर द टेक्निकल चैलेंजेस, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, कई बार डेटा जो है वो मिसिंग होता है, अ, और ऑफ कोर्स कैसे उसे एक्सप्लेन किया जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि जो रिजल्ट आ रहा है इट्स लाइक फेयर एंड एथिकल कंसर्न्स आर टेकन केयर। क्योंकि कई बार जो हमारा डेटा है वो खुद ही बायस्ड होता है, तो कहीं वो डेटा डिजिटल डेटा बायस्ड है और आप उसे यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी उस टाइप से बायस हो सकते हैं, तो दैट वी हैव टू टेक केयर। अ, इसमें कई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें मॉडल प्रूनिंग कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, नॉलेज डिस्टिलेशन कर सकते हैं। टू सम अप इसे बोल सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हाउस का प्राइस जो है वो एरिया के हिसाब से तो बढ़ता जा रहा है, पर कलर के हिसाब से शायद चेंज नहीं होगा, तो क्या वो वाला फीचर हम हटा दें? तो उससे शायद मॉडल सिंपल हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मॉडल प्रूनिंग एंड सिमिलरली क्वांटाइजेशन। कि दूसरा ये हुआ कि आप पूरी तरह से जैसे कलर का फीचर है आप हटाएं नहीं, पर उसका वेट बहुत ही कम कर दें। एंड नॉलेज डिस्टिलेशन इज लाइक आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम ए लार्ज मॉडल टू ए स्मॉलर वन। Real world application of multi machine learning in various places are there, which is like healthcare, finance, e-commerce.
जैसे हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें डिसीज डिटेक्शन के लिए हो गया, या फिनेंस वर्ल्ड में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो गया। ई कॉमर्स में एक तरह से बताया जाए कि किसी आप सामान भेज रहे हैं तो कहाँ से कहाँ पर कौन सा ऑप्टिमल डिस्टेंस होगा जो कि आपका ट्रक है या कैरियर है वो करे, प्लस जो आपकी इन्वेंट्री है आप उसे कैसे फिल कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपने जो अपने सामान लाकर रखा वो तुरंत ही खरीद लिया जाए तो दैट्स गुड थिंग। अदरवाइज दैट इन्वेंट्री इज ए कॉस्ट टू यू। पर क्या आप उस हिसाब से समझ पा रहे हैं कि इस एरिया में यहाँ पर सवेरे इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहती है, कहीं आपकी शॉप जो है वो किसी कॉलेज के पास है तो वहाँ कुछ डिमांड दूसरी होगी, या आपकी कोई ऑनलाइन चीज़ है तो अगेन कहीं कुछ मैचेस हो रहे होंगे, तो लेट नाइट में क्या पीपल कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं और खाना वो कैसे जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन द ई कॉमर्स। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, अगेन जो अगेन जो रोबोट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस के आपके वेयर हाउस के अंदर। और वॉइस रिकॉग्निशन, अमेजॉन एलेक्सा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो जैसे हमने अभी बात कर ली, वो फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, बैंकिंग में क्रेडिट असेसमेंट हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन हो गया, और कई बैंक्स ने ऑलरेडी इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया है। फ्यूचर ट्रेंड में हम देखेंगे ऑटो एमएल ऑलरेडी आ गया है, एक्सप्लेनेबल एआई पे काफ़ी बात हो रही है, और एज कंप्यूटिंग पे मींस जो आपकी डिवाइस पे है वहीं पर ही डेटा कंप्यूट कर दिया जाए। कहीं आपने कोई एक वीडियो अपने कैमरे से किया है तो उसी के पास ही कंप्यूटेशन कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ दैट डेटा गोइंग टू ए सेंट्रल प्लेस। इसके बारे में हम थोड़ा और भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेबल एआई के कई टूल्स हैं, विच इज लाइम एंड शेप, विच इज लाइम इज लोकल इंटरप्रेटेबल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशन। वो एक यूजफुल टूल है। शेप इज शेपली एडिक्टिव एक्सप्लेनेशन, वो यूटिलाइज करता है। उसके अलावा गूगल का व्हाट इफ और बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिस हिसाब से जो हेल्प करते हैं कि हम जो मशीन लर्निंग का आउटकम आया उसे हम कैसे अ, उसका एक इनसाइट निकाली जाए कि वो रिजल्ट क्यों आया, तो उसको वो एक्सप्लेन कर सके। दैट इज वेयर दिस टूल्स हेल्प्स। तो अब हम आ गए हैं डीप लर्निंग पर। डीप लर्निंग की डेफिनेशन ये है, अगेन इट्स अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। और ये जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को मिमिक मतलब जो होता है, क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट ने फिर ये सोचा कि इस प्लेनेट पे सबसे इंटेलिजेंट कौन हुआ, कौन स्पीशीज हुआ, ह्यूमन। एंड ह्यूमन ब्रेन को कहीं हम मिमिक कर पाए तो हमारे ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरल जो लेयर्स होती हैं जैसे हम समझते हैं, कहीं उसी हिसाब से हम कर लेंगे तो शायद हम अच्छे से और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसी कारण वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आया है। जैसे न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी एक इमेज देखते हैं तो उसकी जैसे कोई भी पिक्चर हुई तो उसकी पहले एजेस देखते हैं और उसका कलर देखते हैं, फिर बाकी फीचर्स देखते हैं, और वो सब ट्रांसमिट होकर हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ओ कि तो बोलते हैं कि अच्छा ये जो है ये इमेज जो है वो एक एक एनिमल की है, या ये फिश की है, या ये माउंटेन की है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर डीप लर्निंग में लगाया गया। इसके बहुत सारे ऑफ कोर्स यूज केसेस हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के हो गए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के हो गए, और ऑफ कोर्स अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फिनेंस, और या ऑटोनॉमस व्हीकल। इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं डीप लर्निंग की। तो ये एक तरह से 1943 में शुरू हो गया था। 1958 में परसेप्ट्रॉन ने इसे काफ़ी बूस्ट दिया। फिर सबने सोचा था कि डीप लर्निंग से काफ़ी काम हो जाएगा, पर बाद में उस तरह से अ, एक जो एआई विंटर आई वो डीप लर्निंग के साथ ही आई थी। क्योंकि रिजल्ट उतने आ नहीं रहे थे। फिर 1986 में जब बैक प्रोपगेशन का आया, उसने न्यूरल नेटवर्क को काफ़ी बढ़ावा दिया। और फिर उसके बाद जो 2012 में एलेक्सनेट ने जब इमेजनेट वाला कंपटीशन विन किया, विच इज़ इमेजनेट इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस जहाँ आपको रिकॉग्नाइज करना है विद अ गुड एक्यूरेसी। और एलेक्स नेट जो है वो डीप लर्निंग का कैपेबिलिटी उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बहुत अच्छे काफ़ी अच्छे तरीके से इमेजेस को
उसने समझा था और इसी कारण वो कंपटीशन विन किया। और ऑफ कोर्स डीप लर्निंग में ही अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ओवरलैप करने लगती हैं, चैट जीपीटी एंड स्टेबल डिफ्यूजन, जो कि लैंग्वेज और बाकी और चीज़ों के लिए होता है। तो डीप लर्निंग में जैसे मैंने बात की, जो मेन चीज़ हैं दीज आर न्यूरल नेटवर्क, और उसमें बैक प्रोपोगेशन एंड ड्रॉप आउट चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स आप ट्यून करते हैं। तो ये सोच सकता है कि उसमें लेयर्स हैं और डेटा जो इनपुट है वो इन हिडन लेयर्स में जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीप, क्योंकि दैट हिडन लेयर कैन बी एन नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। और इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि टेबलर डेटा के लिए अच्छा होता है। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो इमेजेस के लिए अच्छा होता है। एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो सीक्वेंशियल डेटा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सीक्वेंस डेटा मतलब जैसे स्टॉक प्राइस का मूवमेंट हुआ, यह हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि जब हम लैंग्वेज में बोलेंगे कि माई नेम इज रक्तिम, तो देर इज अ वे टू से इट। आई कांट से रक्तिम नेम इज सिंह, मतलब वो उसका कुछ अलग ही मतलब निकल आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। आरएनएन उस चीज में काफी हेल्प करता है। तो न्यूरल नेटवर्क जो हैं यहाँ पर उन्हें यूज़ किया जाता है, और इससे फिर बहुत सारे जो लर्निंग मेथोडोलॉजी हम सोच सकते हैं वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के ही रहे हैं, और फेस रिकग्निशन या इस टाइप से और भी जो चीज़ें हैं, वो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू ये इनपुट डेटा जाता है, और वो वापस एक तरह से हम सोच सकते हैं कि जो आगे की जो नेटवर्क लेयर्स रहीं उनसे उसे कुछ मीनिंग मिली, फिर बैक प्रोपेगेट करके, और उसके बाद फिर फाइनली एक आउटपुट उसका निकलता है। तो डेफिनेशन ऑफ एएनएन इज ए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन डिजाइन टू लर्न डेटा फ्रॉम द पैटर्न। और इसमें वही एक इनपुट लेयर है, वो ये हिडन लेयर्स हुए, आउटपुट लेयर हुए, और उसमें वेट और बायसेस रहते हैं, जिसके जिसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके आप इन चीज़ों को पता लगाते हैं। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, टू आइडेंटिफाई कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बैंक में हो रही है, तो वहाँ पे वो पता लगाया जा सकता है। सीएनएन जो है इट इज़ गुड फॉर द इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज की प्रोसेसिंग के लिए, और इसी कारण इसकी मेडिकल फील्ड में बहुत ये यूज़ किया गया है। वेरियस स्कैन रिपोर्ट जो आती हैं उनको कैसे समझा जाए विदाउट ईच डॉक्टर गोइंग थ्रू दोज रिपोर्ट, क्या वो फर्स्ट लेवल एनालिसिस सीएनएन के थ्रू कर सकते हैं? हाँ, ऐसा करके किया गया है, जिससे काफ़ी इफ़िशिएंसी बढ़ी है ओवरऑल हेल्थ स्टाफ, और जो कुछ भी हेल्थ सेक्टर में इस इनने काफ़ी बेनिफिट किया है। आरएनए जैसे मैंने बोला वो सीक्वेंशियल डेटा है, तो टाइम सीरीज डेटा है या लैंग्वेज है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है, जैसे लैंग्वेज के लिए। और इसमें फीडबैक लूप रहता है, और कहीं हम स्पीच से टेक्स्ट सिस्टम कुछ कर रहे हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उस सब के लिए है। और आपने कहीं सीरी या गूगल का असिस्टेंट यूज़ किया होगा, तो उसमें भी आरएनएन यूज़ होता है। अ, उस वक्त तक मैं बोलूँगा जब 2010 ऑनवर्ड्स एलएसटीएम जो है वो यूज़ किया जाता था, विच इज़ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। कहीं मैंने ये बोला माय नेम इज़ रक्तिम सिंह, तो अब इसे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो मेरा नाम रक्तिम सिंह है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी उस वक्त काफ़ी अच्छा इसे हेल्प कर रही थी। जो लॉन्ग सीक्वेंसेस हुए, जो उसे कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए उसके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही थी, विच इज़ दैट्स वाई इट वाज यूज्ड इन गूगल ट्रांसलेट। बट एज ई सेड, माय नेम इज़ रक्तिम सिंह एक सेंटेंस है, अब मेरा नाम रक्तिम सिंह है। तो ये एक सेंटेंस के लिए ठीक है, और मे बी अप टू सर्टन मोर लॉन्ग सेंटेंसेस इट इज़ ओके। तो इसी कारण इसे चैटबॉट और कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाने लगा। बट इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस इन द सेंस कि कहीं बहुत ज़्यादा ही आपके पास बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, तो उन्हें करने के लिए ये एक प्रॉब्लम होती जाती थी। तो दूसरा एक यहाँ पे जो मॉडल था वो था जनरेटिव गैन, विच इज़ जनरेटिव एडवर्टाइजर नेटवर्क। इसमें हम इस तरह से सोच सकते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं, और एक ने एक इमेज दिखाई और दूसरा
एक मॉडल जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये इमेज ठीक नहीं है, तो किसी सपोज एक एग्जांपल लें, कहीं किसी भी एक सेलिब्रिटी की इमेज बताई और बोला कि ये सेलिब्रिटी की इमेज है, तो दूसरा मॉडल है, इट विल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट और द प्रॉब्लम इनटू दैट। तो वो डिस्क्रिप्टर जो होता है उसमें डिस्क्रिमिनेटर जो होता है, तो जनरेटर जो है वो एक फेक डेटा बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये रियल चीज है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और इस हिसाब से वो दोनों काम करते रहते हैं जिससे कि चीजें इम्प्रूव होती हैं। तो डेली और मिड जर्नी में गैन यूज़ होता है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने बोला कि एक ने कुछ फेक डेटा फेक इमेज बनाई, दूसरे ने उसमें प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश की, फिर से पहले वाले ने और इम्प्रूव किया, दूसरे वाले ने फिर से और इम्प्रूव किया। तो इट गोज ऑन टिल यू नो द फर्स्ट गाई द जनरेटर इज एबल टू क्रिएट ए इमेज जो कि डिस्क्रिमिनेटर आइडेंटिफाई ना कर पाए और वो बोल दे कि हाँ हाँ, ये तो रियल लग रहा है, तो इसका मतलब sort of it has successfully able to pass his fake data or fake image through the this model. तो डीप लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बीट इन हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, एडवांसमेंट, पर्सनलाइजेशन के लिए, ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए। चैलेंज इन डीप लर्निंग, इसमें ऑफ कोर्स जो लार्ज डेटा सेट हमें चाहिए होता है तो ट्रेन द मॉडल, कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होती है, और जो ये डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल हैं नेटवर्क्स हैं, ये थोड़ा एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। कई बार उन्हें इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड ऑफ कोर्स कहीं डेटा जो उसे ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसमें बायसेस हो सकते हैं, विच कैन बी एथिकल बायसेस और एनी अदर थिंग्स। तो इसी का ये चैलेंजेस इसके डीप लर्निंग के बोले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्या हम लॉ इन्फोर्समेंट के लिए डीप लर्निंग यूज़ करेंगे, मे बी यू विल कीप ह्यूमन इन इन लूप बिफोर यूजिंग इट। जो प्रॉमिसिंग डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं विच इज़ एलेक्स नेट, वीजीजी नेट, रेजनेट, बर्ट, जीपीटी 4 जो बाद में आया। तो जैसा आप देख सकते हैं एलेक्स नेट ने इमेज के लिए काफ़ी अच्छा रहा। वीजीजी नेट जो है वो अगेन फीचर एक्सट्रैक्शन इमेजेस के निकालने के लिए रहा। रेजनेट ने जो है वो वेनिशिंग ग्रेडियंट, मतलब जब डेटा लेयर्स के थ्रू पास हो रहा है तो कई बार वो अपनी मीनिंग लूज करने लगता है, तो कहीं कुछ और डीप चीजें आपको समझनी है तो रेजनेट शायद अच्छा होगा। बर्ट जो था, BERT, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स GPT 4 तो मेरे ख्याल से आप सभी ने एक बार देखा ही होगा। जो डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं विच इज़ टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, कीरास, हगिंग फेस एंड मैनी अदर्स। तो एक क्विकली हम समझ लेते हैं व्हाट इज टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो इज जहाँ पर टेंसर्स फ्लो करते हैं, एंड टेंसर इज सॉर्ट ऑफ ए मल्टी डायमेंशनल वेरिएबल जहाँ पर एक डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, हम सोच सकते हैं। कोई एक नॉर्मल वेरिएबल होता है उसमें आप एक वैल्यू डालते हैं, फिर उसमें 2 डायमेंशनल वैल्यू डाल सकते हैं, 3 डायमेंशनल वैल्यू डाल सकते हैं, पर क्या हम उसमें मल्टी डायमेंशनल वैल्यू डाल सकते हैं और फिर जो ये टेंसर बने उस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाए। मतलब एक टेंसर वन है, हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बोल रहा हूँ, जिसमें मल्टी डायमेंशनल वैल्यू हैं, मतलब एक्स वाई जेड एंड वेरियस डायमेंशंस की वैल्यूज हैं, और दूसरा एक टेंसर टू है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, तो दैट इज वेयर टेंसर फ्लो हेल्प्स। पाईटॉर्च इज लाइक एन टॉर्च रिटन इन पाइथन जो कि फेसबुक ने किया था। कीरास जो है वो टेंसर फ्लो के साथ जुड़ा हुआ है, और ये टेंसर फ्लो को आपको कहीं यूज करना है तो केरास वो हाई लेवल एपीआई प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द मेन टास्क ऑफ दिस लाइब्रेरीज। तो डीप लर्निंग मॉडल को कहीं हमें और भी समझने का है इन लाइब्रेरीज को, द बर्ट विच इज बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। इसने काफ़ी ऑफ कोर्स ये गूगल के सर्च के लिए या सीरी और एलेक्सा में वर्चुअल असिस्टेंट के लिए उन सब में काफ़ी यूज़फुल रहा। रेजनेट जो है वो रेजिडुअल नेटवर्क
और ये अगेन इमेज रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छा रहा। यूलो विच इज़ यू ओनली लुक वंस, तो रियल टाइम पे कहीं कुछ हमें पता लगाना है, चाहे वो कार में हो या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ करने का है एट अ क्राउडेड प्लेसेस, एट एयरपोर्ट, एट रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इसेंशियल स्टेप फॉर ट्रेनिंग डीप लर्निंग मॉडल वही है, हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, डेटा को क्लीन करना हुआ चाहे ऑगमेंट करना हुआ, फिर करेक्ट मॉडल आपको करने का होगा और उसके बाद आप ट्रेन करेंगे, और जो पैरामीटर्स हुए, जो वेट एंड बाइसेस हैं, उन्हें आप ट्यून करते जाते हैं जिससे कि आपको एक करेक्ट रिजल्ट मिले। इन एज कंप्यूटिंग में ऑफ कोर्स डीप लर्निंग का अगेन काफ़ी एक बड़ा, मैं बोलूँगा, उसने रोल प्ले किया है, क्योंकि जो इंटरनेट ऑफ थिंग में एआई कैपेबिलिटीज़ लानी है, जैसे कि हमें क्लाउड की डिपेंडेंसी या एक सेंट्रल प्लेस पे रखना वो कम हो जाए और रियल टाइम प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास जो स्मार्टफोन एआई जो होता है, उसमें डीप लर्निंग का यूज़ होता है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग में हम जो है वो लेबल डेटा दे रहे थे और फीचर्स भी बता रहे थे। तो कहीं हम समझें तो पहले जो हमारा सिस्टम थे वो एक्सपर्ट सिस्टम थे, जहां हम एक तरह से पूरी कोडिंग करते थे। मशीन लर्निंग आई तो हमने कोडिंग नहीं की, हमने लेबल डेटा दिया, मतलब एक कैट या डॉग की फोटो दी, पर साथ में ये भी बताया कि इस कैट की दो आईज हैं, एक टेल है, फोर लेग्स हैं, और कहीं एक ह्यूमन की फोटो दी तो आपको बताना पड़ा नहीं इसके दो लग हैं, दो हैंड हैं, और ये इस टाइप से चलता है। तो कहीं मशीन लर्निंग आपको यूज करनी है तो आपको एक तरह से उस डोमेन की, जैसे यहाँ पर यू हैव टू नो अबाउट द कैट एंड द ह्यूमन बीइंग, तो वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग में आप डेटा देते हैं, जो पिक्चर देते हैं, पर आप फीचर्स बताते नहीं हैं। आप बोलते हैं कि आप मशीन को कि फीचर्स यू फिगर इट आउट, इन द सेंस आपने बहुत सारी कैट्स की फोटो दी डिफरेंट टाइप की, तो वो खुद ही फिगर आउट कर देगा बाय द एजेस कि अच्छा ये इसमें शायद कुछ यहाँ पे आई टाइप की चीज है, यहाँ पे टेल टाइप की चीज है, और इस टाइप से कहीं कुछ और होगा तो इट मीन्स इट्स अ कैट। और दूसरा, एक आपने ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी फोटो फेट कर दी, और उनमें उसने एक फीचर्स तो टू आइडेंटिफाई कि कैट हैज अ टेल एंड टू आईज एंड फोर लेग्स, तो आई विल से दिस इज अ फीचर। सिमिलरली ह्यूमन इज टू लेग एंड स्टैंडिंग टॉल, टू हैंड्स, इस टाइप से है। अगेन दीज आर फीचर्स, तो ये डीप लर्निंग खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है। मशीन लर्निंग में आपको बताना पड़ता है, एक तरह से फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, तो ये सब समझाना पड़ता है। तो दिस इज वेयर the main difference of deep learning and machine learning is. Traditional machine learning uses algorithm like gradient boosting. Deep learning जो अप्लाई करता है बैक propagation and gradient descent. तो these are the main things apart from the hardware and many other things. तो फ्यूचर ऑफ कहीं हम डीप लर्निंग का देखेंगे तो ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी में, क्वांटम एआई में, सेल्फ लर्निंग मॉडल में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम डीप लर्निंग को काफ़ी देखेंगे। अ, तो डीप लर्निंग का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका बहुत सारा, जैसे एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, गैन, एक तरह से इसने भी डीप लर्निंग बूम लाया था 2014, 2010 to 14 onwards, that way. Of course there is a computation cost, and there are certain limitation of कितना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं with terms of LSTM, बट फिर भी बहुत हेल्प की इसने मेडिकल फील्ड में, या फिर फाइनेंस फील्ड में, या बाकी और चीज़ों पे। ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एथिकल कंसिडरेशन, हैव ए आई ऑन द कंप्यूटेशनल कॉस्ट। अब हम आते हैं जनरेटिव एआई, जो कि बहुत ही अभी अ, सभी लोग आप मेरे ख्याल से यूज़ कर रहे होंगे। तो जनरेटिव एआई में एडवांस मॉडल होता है यूज्ड टू क्रिएट न्यू डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, इमेज, सॉन्ग, पोएट्री, एनीथिंग। तो दिस इज हाउ द जेन एआई इज। जेन एआई के जो माइलस्टोन है वो भी हम देख लेते हैं। अगेन 1950s में थोड़ा सा काम शुरू हो गया था। इमिटेशन गेम एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हम उसे बोल सकते हैं।
गैन का डिप्लॉयमेंट 2014 में है। ट्रांसफार्मर विच इज अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर, वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था विच इज 2017 में जो आया। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने देखे, और अभी तो हम बहुत सारी और चीज़ें देख रहे हैं। तो दिस इज द एक जनरेटिव एआई के कई ओवरव्यू समझेंगे ओपन एआई के थ्रू। GPT-3, GPT-4, इमेजेस के लिए डेली, ओपन सोर्स मॉडल आ गए हैं, स्टेबल डिफ्यूजन आ गया है। और हाँ, देर इज एपीआई यूसेज कॉस्ट, बट स्टिल आपको उस जब आप यूज कर रहे हैं उस एपीआई के लिए कुछ देना होगा, और बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स आ गए हैं। जेन एआई को समझने के लिए हमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को अच्छे से समझना होगा। तो सेल्फ अटेंशन अलाउज एआई मॉडल टू फोकस ऑन वर्ड रिलेशन इन ए सीक्वेंस, और उससे कॉन्टेक्स्ट पता करें। तो जो ये पेपर आया था, सेल्फ अटेंशन था, अटेंशन इज ऑल यू नीड बाय वासवानी एंड टीम 2017 में, उसने एनएलपी एंड लेटर एआई को ही एक तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। तो उसमें क्या मेन चीजें हैं, जो कोर उसमें ये है कि आप जब से मैंने बोला माय नेम इज रক্তিम सिंह, तो एलएसटीएम में क्या होता था, वो इस पूरा इन वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करके माय नेम इज रক্তিम सिंह, ये पूरे इसमें इस वर्ड को जो इस सेंटेंस में वर्ड हैं उनको पूरा इनकोड करके, उसे वेक्टर बोलते हैं, एक वैल्यू निकाल के फिर डिकोडर को पास करते थे कि अब इसे ट्रांसलेट करके बताओ। पर आप जैसे समझ सकते हैं ये सिंगल सेंटेंस के लिए तो ठीक है, पर कहीं बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इसी कारण यहाँ पर ऐसा किया गया कि पैरेलल प्रोसेसिंग को इसमें हेल्प आई, इन द सेंस कि माई नेम इज रক্তিम, तो हर एक वर्ड को पैरेलली आप ट्रांसलेट करो, प्लस उसका सेल्फ अटेंशन के थ्रू पोजिशनल इनकोडिंग आप उसको याद करके रखो, जिससे कि डिकोडर जब बाद में बताए तो आप उसे वापस असेंबल करें प्रॉपरली। हाँ, तो क्वेरी की वैल्यू उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मल्टी हेडेड अटेंशन विच इज़ मल्टीपल अटेंशन वहाँ पर आ पाए। तो लैंग्वेजेस में जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माय नेम इज़ रক্তিम सिंह, तो उसमें आप वर्ड्स को हियर एंड देयर नहीं कर सकते, माई रক্তিम इज सिंह, तो मतलब कुछ अलग ही मतलब निकल आएगा। पर क्या हम माई और नेम और इज और रক্তিम सिंह को पैरेलली हम उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लें, समझ लें कि यहाँ पे माई पहला वर्ड था, नेम का यहाँ पे दूसरा वर्ड था, इज था, उसके बाद एक्चुअल नेम था, और जब डिकोडर इन चीज़ों को पैरेलाइज करके बता रहा है, तो फिर इन चीज़ों को वापस ठीक से असेंबल कर दे तो बताएं कि मेरा नाम रক্তিम सिंह है। तो टू समराइज, दिस इज व्हाट इज द टेंशन इज ऑल यू नीड पेपर विच इज, इसने आरएनएन को उसमें जो एलएसटीएम पहले यूज होता था एक तरह से पूरी तरह से हटा दिया, उसकी जगह फुल्ली अटेंशन विच इज सेल्फ अटेंशन बेस्ड मॉडल किया। ट्रेनिंग जैसे मैंने बोला पैरेलली करनी है, तो माय नेम इज रক্তিम सिंह ये पूरा एक सेंटेंस लेके नहीं करना है, बट कि इसके जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनको पैरेलली ट्रांसफर कर दें। और पोजिशनल इनकोडिंग इन द सेंस कि क्या सीक्वेंस था ओरिजिनल सेंटेंस में, वो उसकी पोजीशन याद रखें और उस बेसिस पे बाकियों को बताएं बाद में। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर। ऑफ कोर्स द पेपर इज talks of many other things, but I will say to summarize that these are the key things. तो जो हमारे ओवरऑल हम सिस्टम देखें तो गैन है, एलएसटीएम है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन मॉडल है। तो गैन कंसिस्ट ऑफ जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर, एलएसटीएम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के लिए, सेल्फ अटेंशन सीक्वेंस को बताता है, और डिफ्यूजन मॉडल जो आइटरेटिव उसके लिए होता है। तो ट्रांसफार्मर ने, मैं बोलूँगा, ये पूरा एआई का जो इकोसिस्टम है उसमें एक रिवॉल्यूशन ला दिया। अ, तो
ट्रांसफार्मर क्या वेट, तो ट्रांसफार्मर जो है वो लिवरेज करते हैं सेल्फ अटेंशन के मैकेनिज्म को, एलएसटीएम को एक तरह से उन्होंने हटा दिया। और जो हमने पहले बात की थी एएनएन सीएनएन आरएनएन, मतलब एएनएन टैबुलर डेटा के लिए, सीएनएन इमेज के लिए, आरएनएन जो आपका टाइम सीरीज डेटा के लिए, उन सब और को हटाकर आपके लिए बस अब एक ट्रांसफार्मर है। उसने एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया कि केवल आप ट्रांसफार्मर को यूज करके ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें और ऑफ कोर्स आई विल से एवरी मंथ बेसिस वी आर गेटिंग न्यू थिंग्स। तो बर्ट है, GPT-4 है, T5 है विच इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफार्मर, AI चैट बॉट। तो बहुत सारी और चीजें हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर मॉडल यूज किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट डीप लर्निंग पे क्या हुआ, जो डीप लर्निंग में भी जैसे जो पुराना आर्किटेक्चर था, जो एलएसटीएफ का था वो हटा दिया गया। तो ट्रांसफार्मर ही अभी एक तरह से आ गए एनएलपी करने के लिए। और इसके कारण वो चूंकि ट्रेन किया जा सकते थे तो वो इफिशिएंसी काफ़ी आ गई, और विजन ट्रांसफार्मर भी आया। So this is the paradigm shift in AI which has come, which is Transformer, BERT, GPT-2, T5 and ChatGPT. विजन ट्रांसफार्मर जब हमने पहले ये टेक्स्ट पे अप्लाई किया कि सीक्वेंसिंग का जो काम हम करते थे, फिर यही चीज जो कि सेल्फ अटेंशन की और पैरेलली चीजें करने की, वही चीज इमेजेस पे कर दी गई। तो जो उससे विजन ट्रांसफार्मर आ गया, तो एक इमेज का पैच उसे हम एक्सट्रैक्ट करके और फिर उस हिसाब से क्लासीफाई करके पता लगा सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं again on images. So again, Vision Transformer is also helping majorly in the health sector. And apart from that, any other image related industry or anything else of graphics, वहाँ पे again Vision Transformer useful है। तो जनरेटिव एआई का जो रिवॉल्यूशन है, तो अगेन टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, ये ऑडियो सिंथेसिस के लिए, इन सभी के लिए ये एक तरह से बूम आ गया। अ, और जो लीडिंग जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं तो वो GPT-4 है, बर्ट है, डैली है, मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, म्यूजिक एलएम है। तो आप देखिएगा इट्स अ वैरायटी ऑफ द थिंग फ्रॉम द टेक्स्ट टू इमेज टू ऑडियो वीडियो एवरीथिंग, जहाँ पे जेन एआई के मॉडल्स जो हैं वो इनोवेशन ला रहे हैं। जो मेन लाइब्रेरीज हैं विच इज़ हगिंग फेस, ओपन एआई की एपीआई है, टेंसर फ्लो एंड पाईटार्च, स्टेबल डिफ्यूजन है, और हगिंग फेस की एपीआई भी है वो जो वहाँ पे यूज़ होती है। तो फिर एक बार ये चीजें आ गई, जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो गया, दो वी स्टिल हैव टू सी द फुल डेमोक्रेटाइजेशन, बट एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया उससे, वो चैट बॉट, वर्चुअल असिस्टेंट या राइटिंग के लिए। तो जैसे आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, आपको सपोर्ट चाहिए बिकॉज यू आर नॉट गुड इन ग्रामर और मेकिंग सम गुड स्ट्रक्चर प्रोफेशनल सेंटेंसेस, तो ग्रामरली उन चीज़ों को हेल्प कर देगा। चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा फॉर द कस्टमर सपोर्ट। तो कई और इनोवेटिव एप्लीकेशंस आती गई, और डेली मिड जर्नी से आप बहुत अच्छे से एक टेक्स्ट से प्रॉम्प्ट देकर इमेजेस बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, और छोटी छोटी क्लिप्स या बड़े वीडियोस सभी कुछ बनाया जा सकता है। एआई के और भी चीजें हैं, जैसे फॉर द ड्रग डिस्कवरी इसका एक है प्रोटीन, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज मानी जाती है, वो कैसे फोल्ड होते हैं। तो डीप माइंड अल्फा फोल्ड ने उस पे काम कर रहा है, और कई एक्यूरेटली अल्फा फोल्ड ने प्रेडिक्ट किया प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, जिससे रिसर्च में काफ़ी हेल्प हुआ। और जो ट्रीटमेंट हैं वो इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लाना शुरू हो गया, एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ, क्योंकि हेल्थ केयर का डेटा हमारा काफ़ी है, उनके बेसिस पे हेल्थ केयर सेक्टर में अगेन एआई इज हेल्पिंग इन ए बिग वे। सेम थिंग फॉर फिनेंस ऑल्सो, क्योंकि जो फ्रॉड वाली चीज़ें होती हैं, कहीं पे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, जैसे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन रोका जाए, ऑफ कोर्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग या फाइनेंशियल इंसाइट्स बेस्ड ऑन द कंपनी के जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है,
या फिर कंपनी ने वैसे भी कहीं डेटा प्रोवाइड किया उसकी बैलेंस शीट देखकर, तो वो एआई एक तरह से उसे मालूम है किस टाइप से उन रिपोर्ट्स को पढ़ना है, वो डेटा निकालने का है। रिस्क मॉडलिंग कर सकते हैं, पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट तो उनका क्या रिस्क टॉलरेंस है और किस एसेट्स में करना चाहिए, क्योंकि तो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, और रियल वर्ल्ड में बहुत सारे बैंक्स अगेन इनको यूज़ करने लगे हैं। तो गेमिंग में ऑफ कोर्स ऑनलाइन गेमिंग में तो इसने काफ़ी एक रिवॉल्यूशन लाया है, क्योंकि जो करेक्टर्स बनने थे वो बहुत ही अच्छे उनकी इमेजेस बनती हैं जो वर्चुअल करेक्टर्स होते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज, और आपके बेसिस पे आप कितना अच्छा खेलते जा रहे हैं वो और बढ़ता जाता है। तो माइनक्राफ्ट ने इसे यूज़ किया है एआई को करने के लिए। और जो एल्गोरिथम, क्योंकि प्लेयर्स जैसे खेल रहे हैं उस हिसाब से वो अपने आप को जो गेम की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाता जाता है, या फिर जैसा भी आपको गेम चाहिए ऑनलाइन गेमिंग वो सब करता रहता है एक विद ए गुड स्टोरी टेलिंग। तो हम देख लेते हैं टॉप जनरेटिव एआई लाइब्रेरीज। तो टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्च है, केरास है। केरास जो है वो एपीआई जिससे आप टेंसर फ्लो को यूज़ करते हैं। पाईटॉर्च है जो कि पाइथन में लिखी गई है। इसके बाद स्किटलन है, एक्सजीबूट, लाइट जीबीएम माइक्रोसॉफ्ट का है। हगिंग फेस है, ओपन एआई का जीपीटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके अलावा डेली और स्टेबल डिफ्यूजन अगेन फॉर द इमेजेस दीज आर देयर। तो आपको कहीं एक कुछ सेलेक्ट करना है मॉडल, तो देयर आर वेरियस थिंग्स यू हैव टू सी। परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी जल्दी इमेज बन रही है, कितना इजी टू यूज है, प्लस कितना अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। तो दिस जस्ट गिव यू ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट नीड नॉट बी एक्यूरेट बट इट जस्ट गिव यू आइडिया कि कैसे चीज़ों को कंपेयर करके फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी। क्या कम्युनिटी सपोर्ट इज द थिंग विच आर लुकिंग, कि कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें जल्दी से सपोर्ट मिल जाए, या ईज़ ऑफ यूज़ क्योंकि कुछ वो बिगनर्स के लिए वो चाहिए, या फिर कि नहीं यहाँ पे ईज़ ऑफ यूज़ से मैं उतने चीज़ नहीं है पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच यू डिसाइड विच लाइब्रेरी टू यूज़। एक क्विकली जो टेंसर और टॉर्च को हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल अरे है जिसमें वेरियस टाइप का मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। 3D टेंसर हम बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, हाइट विथ या एंड कलर वो सब मिलाकर, और उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। टॉर्च जो है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, ये पहले ही हमारा 2002 या 2004 में आया था, और पाइथन में लिखकर इसे पाईटॉर्च बनाया गया, जिससे कि लोगों को इसे यूज़ करना काफ़ी इजी हो गया। एक एग्जांपल है टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग जो कार है, उसमें बोला जाता है कि वो टॉर्च को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और जगह पे ये टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च यूज होता है। तो अगेन टू जस्ट टू गिव यू कंपेरिजन, TensorFlow was by Google and PyTorch is like written in Python by Meta। और अगेन कहीं रिसर्च वाला आपको कुछ काम है तो PyTorch अच्छा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लो लेवल पे काम करता है। इट गिव यू मोर हैंडल विद द कोड, तो आप कई चीज़ें और ट्राई कर सकते हैं। बट टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी के थ्रू लार्ज स्केल थोड़ा सा प्रोडक्शनाइज चीज़ें आपको करनी हो उसके लिए करने का है। अगेन टेंसरफ्लो लिटिल harder to debug, जबकि PyTorch is not that। And again performance again is one more consideration here। तो कहीं डिफरेंट पैरामीटर जो आते हैं, डिप्लॉयमेंट फोकस, स्पीड, इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, डिबगिंग, लर्निंग कर्व, यूज केसेस, विजुलाइजेशन टूल, मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो वेरियस पैरामीटर्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लाइब्रेरी को आपको चूज करना है, वो ये इस टाइप से डिसाइड किया जाता है। तो अब हम आते हैं कि
मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई, हमने तीनों की बात कर ली। तो ये मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जैसे मैंने बोला, मशीन लर्निंग इज टिपिकली कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर टू इम्प्लीमेंट कंपेयर टू काउंटर पार्ट। तो आपका कैसा यूज केस है? कहीं स्ट्रक्चर डेटा है, जैसे हाउस प्राइस प्रोडिक्शन है, या कुछ क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन है, तो शायद वो प्रेडिक्टिव के लिए मशीन लर्निंग ठीक है। डीप लर्निंग हेल्प करता है आपको कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, जहाँ पे इमेज, स्पीच, बहुत सारी और चीज़ें हैं, प्लस आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और जेन एआई हेल्प करता है आपको टू जनरेट न्यू कंटेंट, बीफ न्यू इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट। और अभी ये कंप्यूटेशनली थोड़ा ज़्यादा ही आपको उस टाइप के जीपीयूज लेने होंगे, बट अगेन टू जनरेट न्यू थिंग्स, या यू रिक्वायर दीज थिंग्स। तो मशीन लर्निंग का जैसे एक एडवांटेज है, ये हाई इंटरप्रेटेबिलिटी, हमने बात की थी लाइम एंड शैप की, लो कंप्यूटेशन कॉस्ट, बट अगेन लिमिटेड यूज केसेस। और बट इफ द यूज केसेस फिट्स योर थिंग, आप उसके साथ जा सकते हैं। डीप लर्निंग का ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, पर रिसोर्स इंटेंसिव होता है। और जनरेटिव एआई तो कुछ इनोवेशन चीज़ों के लिए वो अच्छा है, पर अगेन उससे क्या चीज़ निकलेगी, दैट इज unpredictable, because the whole idea of generative AI was to predict the next word or to show creativity। तो वो क्या प्रोडिक्ट करेगा वो जनरेटिव एआई मॉडल में, यू कांट टेल, यू कांट प्रोडिक्ट व्हाट इट विल टेल। तो दैट इज द कॉन ऑफ इट। बट अगेन कहीं ग्राफिक्स या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको यूज़ करने का है, तो जनरेटिव एआई में बी अ गुड थिंग। So again, this is to summarize when to use machine learning, deep learning, or generative AI. तो machine learning यूज हुआ for the limited data and need for, जहाँ पर आपको explanation provide करना, high interpretability, तो linear regression, logistic regression या random forest के साथ आप कर सकते हैं। deep learning is good for large scale unstructured data, और आप चाहे CNN यूज़ करेंगे, और उस वक्त LSTM यूज़ होता था, पर अभी उसे चेंज किया जा रहा है। और जनरेटिव एआई इज लाइक क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, इमेज क्रिएशन, ग्राफिक क्रिएशन, प्लस आपको कॉस्ट भी देखनी होगी, क्योंकि मशीन लर्निंग में लोअर कॉस्ट होगी, जेन एआई के साथ वो कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। तो दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ समराइजिंग द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड जेन एआई। तो मशीन लर्निंग में जहाँ पर लर्निंग टाइप सुपरवाइज अनसुपरवाइज थी, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के थ्रू होती है, जेन एआई में ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होता है। मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए अच्छा है, डीप लर्निंग पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है, और जनरेटिव एआई टू जनरेट द डेटा। तो जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कि मशीन लर्निंग इज लाइक फॉर द टू अप्रूव द लोन और नो, डीप लर्निंग इज फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, एंड जनरेटिव एआई इज टू जनरेट ऑल टाइप ऑफ न्यू डेटा। So again, one more way of telling where it is machine learning and deep learning should get used, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की कि Gen AI is not the answer for everything, or maybe it's more of a hammer by which you are trying to uh, फिक्स ए नेल, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है, आपके पास कम हार्डवेयर है, और स्मॉल टू मीडियम साइज डेटा बेस है, तो मशीन लर्निंग ठीक होगी। डीप लर्निंग के लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा, अगेन हार्डवेयर कॉस्ट जो है आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जीपीयू एंड टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट विच इज टीपीयू वो चाहिए होगा। और जनरेटिव एआई के लिए तो ऑफ कोर्स आपको हाई एंड जीपीयू चाहिए होते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका क्या यूज केस है, एंड नॉट एवरीथिंग के लिए यू हैव टू गो टू डीप लर्निंग और जेन एआई। मशीन लर्निंग ऑल्सो कैन सॉल्व मेनी यूज केसेस, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड मेनी टाइम्स in a industrial, in a professional way, we work on to predict the thing, कि हम यहाँ पर उसे लोन दें कि नहीं दें, इन्वेंट्री का कम हम उसे रिप्लेनिश करें कि नहीं करें, या ऑप्टिमाइज रूट क्या होगा। तो मशीन लर्निंग इज गुड फॉर दोज केसेस। पर डीप लर्निंग, जैसे मैंने बोला, और सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल इमेजिनिंग, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। और जेन एआई ऑफ कोर्स कहीं आपको न्यू चीज़ें जनरेट करानी है, एआई आर्ट या म्यूजिक, कुछ न्यू जनरेट करने, तो उन सब के लिए अच्छा है। तो
विच आर द मेजर प्लेयर्स हियर? तो ओपन एआई है, गूगल का डीप माइंड है, एंथ्रोपिक का क्लॉड एआई है जो कि काफ़ी इम्फेसिस पुट करता है ऑन द सेफ्टी पार्ट ऑफ इट। मेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी को पायलट अपने जितना भी आपका माइक्रोसॉफ्ट लीजिएगा तो उसके साथ को पायलट आता है, उसमें एआई ऑलरेडी इंटीग्रेट होता है, जो कि भी आपका कोई भी जो आप उसके ऐप यूज़ कर रहे होंगे, बीट पीपीटी और डॉक, वो को पायलट आपको हेल्प करेगा, बताएगा कि कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जेन एआई जो क्लाउड सर्विसेज में, तो गूगल का वर्टेक्स एआई है, एज्योर है, अमेजॉन बेडरॉक है। तो अमेजॉन बेडरॉक एक बहुत ही काफ़ी लोग ने यूज़ किया है। आप भी उसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं आप शुरू कर रहे हैं इन चीज़ों को देख सकते हैं। की चैलेंजेस अगेन जनरेटिव एआई में बेस्ड ऑन क्योंकि कहीं डेटा, क्योंकि वो भी ट्रेन किया गया है टू जनरेट न्यू थिंग्स, कहीं वो डेटा was belonging to a particular community, or it has ignored a particular community, or let's say country specific people। तो अब वो जो इमेजेस जनरेट करेगा तो वो उसी टाइप के आपको वो बायसेस उसमें समझ में आ जाएंगे। प्लस हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे क्या मिस इन्फॉर्मेशन या डीप फेक तो नहीं हो रहा है, कि रॉन्ग इमेजेस कई बार आपने कुछ सोशल मीडिया पे देखी होंगी, तो कैसे उसे कंफर्म किया जाए कि ये सही इमेज थी या नहीं थी, ये जो न्यूज़ आ रही है ये सही आ रही है कि नहीं है। तो दैट दैट इज़ द न्यू कंसर्न एट द मोमेंट, फेक न्यूज़ और इस टाइप की इमेजेस जो कि बिल्कुल लगेगी कि हाँ रियल पर्सन की हैं, बट एक्चुअली में वो इवेंट शायद कभी हुआ ही नहीं होगा। और ऑफ कोर्स इट एट द मोमेंट इट रिक्वायर हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो जो इमर्जिंग ट्रेंड है उसमें ऑफ कोर्स एआई के थ्रू हम एजुकेशन और ट्यूशन उसमें हेल्प कर सकते हैं। रियल टाइम आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट है। ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी में एआई जनरेटेड 3D इन्वायरमेंट और बहुत सारी और चीज़ें हम कर सकते हैं। और डिजिटल ह्यूमन एक तरह से बना सकते हैं, जो कि और उस टाइप से कुछ डिजिटल और एआई इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं कस्टमर्स को। गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी अगेन, जो हमने डीप सीक जो आप मॉडल आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, गूगल जेमिनी का रहा, ग्रॉक 3 फ्रॉम एक्स, अगेन इट्स quite good with very low latency। इन वीडियो एआई है आपके वीडियो बनाने के लिए, एंड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, इट मीन्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके वो मॉडल बताएगा, इंस्टेड ऑफ हर एक के लिए वो अलग हो, उसकी जगह एक ही मॉडल है जो सब काम करता जा रहा है। There are many banks which have used be it a machine learning or deep learning or Gen AI, from fraud detection to the documentation। जितने भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो लोन के हों या फिर जो कोलेट्रल के लिए डॉक्यूमेंट दिए गए, उन सबको समझना, बताना। तो उन सब के चीज़ों के लिए या इंश्योरेंस में जो हैवी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको समझना, उनको समराइज करना, कस्टमर को बताना, या कस्टमर ने एक डॉक्यूमेंट दिया तो उसे रिव्यू करना, ये काफ़ी टाइम जाता था। तो अभी ये सब चीज़ें रिव्यू करके आराम से निकाली जा सकती हैं। एडवांस टॉपिक हम एक क्विकली कवर करेंगे, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, एज एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है वो जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है कि वो जहाँ पे डेटा स्टोर और प्रोसेसिंग एक ही जगह पे हो। अभी ऐसा नहीं है। अभी मतलब जो हमारा जो कंप्यूटर में होता है, प्रोसेसिंग एक जगह होती है, डेटा स्टोर दूसरी जगह होता है, वो डेटा ट्रांसफर होता है जिसमें एनर्जी जाती है। तो कहीं हम ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक कर पाएँ, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। And that will save the energy, and of course the hardware requirement will get पे हो changed accordingly। अभी ऐसा नहीं है। अभी मतलब जो हमारा जो कंप्यूटर में होता है, प्रोसेसिंग एक जगह होती है, डेटा स्टोर दूसरी जगह होता है, वो डेटा ट्रांसफर होता है जिसमें एनर्जी जाती है। तो कहीं हम ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक कर पाएँ, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। And that will save the energy, and of course the hardware requirement will get changed accordingly। एज एआई है कि जहाँ पर
जो डेटा जहाँ पे जनरेट हो रहा है कहीं ऑन ए कैमरा और या वीडियो, वहीं पर ही कंप्यूटेशन कर दिया जाए। तो दिस इज वेरी यूजफुल लेट्स से इन द सेल्फ ड्राइविंग कार, क्योंकि उसी उसी वक्त आसपास की इमेजेस को देख कर डिसीजन लेना है। इट कांट सेंड द डेटा टू ए सेंट्रल प्लेस एंड देन डिसाइड कि ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर लगाना है या जैसे अभी रोकना है गाड़ी को। तो वो उसी वक्त कंप्यूट करना है, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज एआई। और इसमें की फीचर्स यही हैं, लो लेटेंसी हो गई या फेस आईडी डिटेक्ट करने के लिए हो गया। और क्योंकि डेटा जो है रॉ डेटा और ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो सिक्योरिटी का भी एक चैलेंज, जो कि सेंसिटिव डेटा एक अदर जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो डेटा उसी डिवाइस पे बैठा हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द अगेन एडवांटेज ऑफ एज एआई। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो काम करता है क्यूबिट, विच इज हमारे जो नॉर्मल बिट्स होते हैं, विच इज 0 and 1, बट क्वांटम कंप्यूटिंग में मतलब इट कैन बी 1000 या 001 या 101001, इस टाइप से जो होते हैं। और इसमें सुपर पोजिशन का होता है, मतलब अ, एक चीज जो है वो दो या मल्टीपल स्टेट में रह सकती है। और इंटेंगलमेंट का ये बोलते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, इवन दो दे आर लाइट्स ईयर अहेड, पर कहीं एक जो पार्टिकल की कहीं स्टेट चेंज हुई तो दूसरे के बारे में आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो दैट इज द इंटेंगलमेंट। तो क्यों क्वांटम कंप्यूटिंग हेल्प करती है? क्योंकि it can solve, it's not only the question of faster, it's you can say more of a parallel processing। यहाँ पर तो क्रिप्टोग्राफी या ड्रग डिस्कवरी या नेक्स्ट जेन मशीन लर्निंग के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग मैटर करती है। और कहीं हम इन दोनों का कंपेयर करें तो एजीआई जो है वो लोकली करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, वो उस टाइप से गूगल की विलो चिप या माइक्रोसॉफ्ट का माइरोना जो अ, आया, वो इन सबको काफ़ी बढ़ा रहा है। और दोनों की एप्लीकेशन भी अलग अलग हैं, मींस एजीआई आईओटी ड्रोन्स स्मार्ट डिवाइसेस के लिए है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और वेरियस अदर सिमुलेशन फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, कि ऐसा ऐसा है तो किस टाइप का वेदर होगा, तो वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग हेल्प करेगी। फ्यूचर ट्रेंड में हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस रोबोट, क्वांटम एआई और मच मोर थिंग इन द ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिकल ब्रेक थ्रू। डेटाबेस है जो कई बार यहाँ पर होते हैं, तो जो नॉर्मल आरडीबीएमएस डेटाबेस उतना पर्पस नहीं सर्व कर पाते, तो उसके लिए वेक्टर डेटाबेस या नो सीक्वल डेटाबेस या ग्राफ डीबी यूज किया जाता है। एडवांस एआई टेक्निक जो है वो चेन ऑफ थॉट है, नॉलेज डिस्टिलेशन है, फेडरेटेड लर्निंग है, which is again collecting the data from various places and then doing the things। या रैग हो गया, लैंग चेन हो गया, तो उसमें मतलब ये है कि कोई आपके पास एक मॉडल है जो लैंग्वेज मॉडल है जो कि ऑलरेडी ट्रेन था, पर आप चाहते हैं कि आपके लोकल डेटाबेस को भी वो देखे और उसे यूज़ करे, तो दैट इज़ वेयर इट कम्स इनटू पिक्चर रैग। और इन चीज़ों को एक तरह से टाई करने के लिए लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ आता है। चेन ऑफ थॉट आपको बताता है कि जब कोई एक मॉडल कुछ सोच रहा है तो कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, रीजनिंग को करके बताता है। एंड नॉलेज डिस्टिलेशन इज लाइक बड़े मॉडल से आप छोटे मॉडल को फॉर द स्पेसिफिक टास्क, फॉर द निश टास्क कैसे ट्रेन कर सकते हैं। द वेरियस रिकमेंडेशन सिस्टम जहाँ पर अभी एआई यूज हुआ है, तो चाहे वो मेटा का हो गया फॉर द न्यूज़ के लिए या स्टोरीज के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, अमेजोन का जो बताता है कि कस्टमर हु बॉट दिस हैव आल्सो बॉट दैट, वॉइस इंटीग्रेशन के लिए हो गया, गूगल का यूट्यूब में है, या पर्सनलाइज कंटेंट निकालने के लिए, एनएलपी के लिए, या ऑटोनॉमस ड्राइविंग इनिशिएटिव के लिए यूज होता है। हम क्विकली अब कवर करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, क्योंकि जो जितने भी मॉडल्स हैं, आप जितना ही अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे उसे बताएंगे, क्योंकि आप एक जनरल पर्पस एक कुछ प्रॉम्प्ट देंगे तो वो कुछ जनरल पर्पस ही आंसर मिल जाएगा, पर उसकी जगह आप कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये टॉपिक, एंड एक्सप्लेन कि आई एम ए बिगनर, आई डोंट नो अबाउट इट, और आई नीड रियल लाइफ एग्जाम्पल। और कुछ किस इस टाइप से आप जितनी डिटेलिंग करते जाएंगे उतनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। तो
आप कहीं चैट जीपीटी से या बार्ड किसी के साथ भी कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्पफुल होती आती है। ये ऑप्टिमाइज एआई रिस्पॉन्स देगा, बेटर कंट्रोल आपका इस पे रहता है, मल्टीपल डोमेन्स पे आप काम कर सकते हैं और मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो बेसिक वर्सेस एडवांस प्रॉम्प्टिंग तो मतलब कहीं जैसे एक राइट ए ब्लॉग ऑन एआई तो मतलब वो एक कुछ जनरल पर्पस कर देगा, उसकी जगह आपने कुछ बताया राइट ए 1000 वर्ड टेक्निकल ब्लॉग ऑन एआई, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर विद रियल वर्ड केस स्टडीज, तो वो कुछ और भी ज़्यादा आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बना कर देगा। तो जितनी ज़्यादा आप डिटेलिंग करते जाएंगे वो एडवांस प्रॉम्प्ट इसी को ही बोला जाता है। तो जितनी ज़्यादा डिटेलिंग करते जाएंगे आपको वो रिस्पॉन्स, वो ब्लॉग, वो आर्टिकल उतना ही अच्छा आता जाएगा। हाँ, तो प्रॉम्प्ट में भी कई चीज़ें हैं, मीन्स जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, ये मतलब उसमें आप कोई भी चीज़ बता नहीं रहे हैं। फ्यू शॉट मतलब आप बता रहे हैं कि मेरे को कुछ इस टाइप की चीज़ चाहिए, जैसे इस मुझे ये लाइब्रेरीज पता है, इस टाइप की और लाइब्रेरीज है, इस टाइप की और टूल बताओ और रीजनिंग करो और ये इस रोल के लिए बताओ। तो दिस इज द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगेन टू समराइज, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, क्योंकि आप एक वेग जनरल चीज पूछेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। कॉन्टेक्स्ट बताएं, कॉन्स्टेंट बताएं कि आपको 1000 वर्ड का ही चाहिए, कोई एक लंबी स्टोरी नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट 1000 वर्ड चाहिए। और प्रॉम्प्ट को इटरेट करते जाएं क्योंकि उस हिसाब से वो रिजल्ट आपके अच्छे आते जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग राइट ए स्टोरी, राइट ए 500 वर्ड मिस्ट्री स्टोरी सेट इन दिस दिस दिस, तो वो एक बहुत ही अच्छा चीज आपका आउटपुट जनरेट करेगा। तो अवॉइड वेग प्रॉम्प्ट और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दीजिए, इटरेट कीजिए और फिर उससे पूछिए कि मुझे 300 वर्ड का ब्लॉकचेन समझने का है, इसमें समझाओ विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो देन इट विल यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कंटेंट क्रिएशन, कोड जनरेशन, एजुकेशन, डेटा एनालिसिस, चैटबॉट, इन सब में आ जाएगा। अब हम आते हैं एनवीडिया एंड कूडा, क्योंकि जो एनवीडिया की जो जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट और जो कूडा विच इज़ द कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जो हमने अब जो भी एडवांसमेंट देखे हैं, क्योंकि पहले जो सीपीयू होते थे देवर अगेन दे कैन वर्क अप टू सर्टन स्पीड, बट जीपीयू जो कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए बनाए गए थे, पर बाद में अब यहाँ पर वो जेन एआई के लिए यूज हो रहे हैं। और ये कूडा विच इज कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जो कि एक बोल सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, और उसके थ्रू जो एपीआई हैं तो वो उसने हर एक का काम तेज कर दिया है। और इसी कारण एनवीडिया जो है उसकी जो चिप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। तो कूडा जो है डिलीवर्स जो ट्रेनिंग आपको करानी है, रियल टाइम पे कुछ करना है, ओवरऑल इकोसिस्टम एक बहुत ही अच्छा उसके कारण हो गया है। तो हाई लेवल ऑफ पैरेललिज्म आगे एक तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कूडा के थ्रू आ गया है। लार्ज स्केल एआई मॉडल्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एनवीडिया का जीपीयू जो है वो विद कूडा एक तरह से एक लैंग्वेज मिल गई जिसमें आप हार्डवेयर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू हार्नेस द पावर ऑफ हार्डवेयर। तो दिस इज वेयर द एनवीडिया जीपीयू विद कूडा हेल्प्स यू। हाँ, तो दिस इज व्हाट इज द थिंग, लाइक एक तरह से आपको जीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस हो गई है, पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, वेरियस लैंग्वेज का सपोर्ट है, एंड परफॉर्मेंस गेन्स इज अप टू द 100 टाइम्स वी हैव सीन हियर। तो कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर अगेन ये 2006 में आया था, उसने जीपीयू को बढ़ाता गया और जेन एआई और कूडा एंड जीपीयू इसने एक तरह से अगेन जो ये ओवरऑल जो हम एआई रिवॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी रहा है। एजेंटिक एआई इज द नेक्स्ट फ्रंटियर इन दिस ओवरऑल एआई जर्नी। इसमें जो है जो एआई एजेंट है वो डिसीजंस लेता है। तो कई बार एक कंफ्यूजन रहती है कि हमारे पास पहले ही आरपीए था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो व्हाट इज एजेंटिक एआई? एजेंटिक एआई ऑफ कोर्स इज चेनिंग वेरियस टास्क विच आर हैपनिंग, बट
जहाँ आरपीए केवल वो टास्क को केवल एक ऑटोमेट करता था, एजेंटिक एआई जो है वो डिसीजन लेता रहता है। तो आपने उसे कुछ बोला है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड एक्सेस एंड कंसेंट। तो आपने एक गोल दे दिया है कि मेरे को नेक्स्ट वीक मुझे जाना है, लेट्स से दिल्ली, और वहाँ पे मुझे मीटिंग करनी है विद पर्सन एक्स वाई जेड। तो फिगर इट आउट, माई कैलेंडर एंड हिज कैलेंडर, और उसमें टाइम वैसा फिट करो, प्लस ये जगह पर जाना है, इन प्लेसेस को विजिट करना है, और गोल आपने दे दिया कि वो प्लान बनाकर टिकट बुक करके सब कुछ कर दो। तो एजेंटिक एआई डिसाइड करेगा कि हाँ ठीक है, टू फिगर इट आउट फ्रॉम योर कैलेंडर एंड दैट पर्सन कैलेंडर, कौन सा टाइम फिट हो रहा है, उस टाइप से मेल भेजी जाए। कहीं मेल रिस्पॉन्ड में पहली बार में सपोज जिस पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं उसने मना कर दिया कि उस टाइम पे नहीं है, उसने कुछ अल्टरनेट टाइम दिया है, तो यहाँ पर एजेंटिक एआई खुद ही डिसीजन लेकर उसे दूसरी मेल और आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा। तो वो आपके लिए पूरा प्लान कर दे रहा है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर आरपीए। आरपीए में वो टास्क केवल ऑटोमेट जो जो हो रहे थे और उन्हें चेनिंग की जा रही थी। यहाँ पे भी जो टास्क चेन हो रहे हैं, पर बीच में एआई जो है वो डिसीजन ले रहा है, अपना इंटेलिजेंस लगा रहा है, और एक गोल अचीव कर रहा है कि इनकी कहीं ये दिल्ली जा रहे हैं, इन्हें ये काम है, तो इनके लिए पूरा ट्रेवल प्लान बनाने का, होटल का बुकिंग करने का, मीटिंग अपॉइंटमेंट लेने का, प्लेसेस विजिट करने का, वहाँ पे कहीं उसके लिए कुछ एडवांस में टिकट लेना है वो लेने का, तो वो सब कुछ कर देगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस एंड कंसेंट। तो उसके बाद पर ये एजेंट क्या है, ये सब चीज़ें जो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी करता था वो कर देगा। तो इसी कारण एजेंटिक एक ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस एजेंट बोला जा रहा है, जो कि ये मैं बोलूँगा वो डिसीजन इन बिटवीन लेता जाता है, जो कि व्हाट वाज मिसिंग इन आरपीए। तो उसके बेस पे एक्शन लेता है और वो फिर वो इम्प्रूव करता रहता है। तो acts independently based on goal, that is what we have to remember. It has to achieve a goal, not do a task. कई ऑप्शंस क्या क्या और अच्छे हैं, किस किस टाइमिंग पे जैसे दूसरे के साथ मीटिंग करनी है, तो कौन सी टाइमिंग अच्छी रहेगी जहाँ पे मिल पाए, और इम्प्रूव करते रहता है, प्लस वेरियस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा, और इट इज़ पावर्ड बाय वेरियस पावरफुल एआई आर्किटेक्चर एंड फाउंडेशनल मॉडल्स। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, बीट हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, साइबर सिक्योरिटी, हर जगह ही एजेंटिक एआई का यूज़ हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है एजेंटिक एआई, जो कि कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो अचीव कर लेता है। एंड एज ए कीप ऑन सेइंग, इसमें ये एक गोल अचीव कर रहा है एंड इन बिटवीन अप्रोप्रिएट डिसीजन भी ले रहा है। इसके साथ अब हम समझते हैं एएसएमएल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल इंटरनेशनल। ये ऐसे करके बना था, और 1984 में फिलिप्स और एएसएमआई के बीच में बना था, लिथियोग्राफी के लिए, डीप अल्ट्रावायलेट लिथियोग्राफी सिस्टम बनाने के लिए बना था, जिससे कि चिप्स बनती हैं। तो 2006 में एएसएमएल ने शुरू किया था डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी, जो कि चिप्स बनती हैं, बीट जीपीयू या टीएसएमएल, जो टीएसएमसी, जितनी भी कंपनी चिप्स बनाती हैं, उन्हें जो मशीन चाहिए वो एएसएमएल प्रोवाइड करता है। और in 2010 we can say first ASML lithography tools were deliver, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो कंपनी है, हम बोल सकते हैं वर्ल्ड में शायद एक ही कंपनी है जो कि इस टाइप की मशीन बनाती है जिससे लोग चिप बनाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के उसमें, मतलब इट्स लाइक समथिंग बिफोर एनवीडिया, क्योंकि एनवीडिया नीड्स द मशीन्स फ्रॉम एएसएमएल टू प्रोड्यूस द जीपीयू एंड अदर चिप्स। तो कुछ माइलस्टोन जो रहे 2010, 2016, 2018, और इनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं, मोर देन 10,000, व्हाट आई नो, लास्ट वाज आई थिंक मोर देन 30,000 शायद पेटेंट इनके पास हैं। तो दे आर वेल प्रोटेक्टेड दैट वे। और मेजर इनकी जो होल्डिंग है उसमें फिलिप्स है, उसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, तो वो लोग का इन्वेस्टमेंट है।
और इस टाइप से हम ये सोच सकते हैं ये वेल गार्डेड और उनका मोस्ट अभी काफ़ी है, क्योंकि टू कॉपी देयर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इजी बिकॉज इट हैज़ बिन, उन्होंने पेटेंट इतने सारे लिए हैं तो आप उसे जनरली कॉपी नहीं कर सकते, प्लस वो टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड टू डू दोज थिंग्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ये ASML यू हैव टू नो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी प्ले कर रहा है to supply the machines which will produce the GPU and the other chips. तो अब हम क्विकली अब समराइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो AI टूल जो हैं हमारा बिजनेस प्रोफेशनल के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, वो राइटिंग और मार्केटिंग टूल के लिए, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के लिए डेली या मिड जर्नी, प्रोडक्टिविटी गेन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जैसे नोशन AI है या फायरफ्लाइज AI है, और या ऑटोमेशन ऑफ द रिपोर्ट कहीं आपको करने का है तो वो सब भी इन सब में कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ AI कहाँ हम देखते हैं, तो उसमें AI should become faster, cheaper, and again, much more personal assistant either in the form of agentic AI or others will come. हेल्थ केयर सेक्टर में ये डॉक्टर्स को ये अच्छे से डिजीज को डायग्नोज करने में एक्यूरेसी बढ़ाएगा, और बहुत सारा हम कंटेंट देखेंगे, मूवी, म्यूजिक और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएटर के लिए, बीट ब्लॉग, बीट म्यूजिक, बीट सॉन्ग, एनीथिंग दैट इज वेयर दिस विल बी द थिंग्स। तो बैंकिंग में इसको कैसे यूज़ हो रहा है, पर्सनलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है, अगेन हेल्थ केयर में इसको ये यूज़ होगा कॉमन मैन के लिए। बहुत सारे एजुकेशनल टूल अभी आ गए हैं जिसके से आप ये समझ सकते हैं। एंड ओवरऑल दिस स्मार्ट डिवाइसेस शुड हेल्प यू इन योर एवरीडे कन्वीनियंस। जो चैलेंजेस हमारे कुछ रहेंगे विच इज़ द डेटा प्राइवेसी, क्योंकि ये मेक श्योर करना है कि द नो कहीं कोई अपना जो उसका सेंसिटिव डेटा है वो जनरली यूज ना हो इन द ट्रेनिंग और गेट मिस यूज इन अदर प्लेसेस। मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी शायद अभी भी एक चैलेंज मैं बोलूँगा जो क्रिटिकल है, क्योंकि तब तक वो ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई है, और बिकॉज ये हार्डवेयर जिस हिसाब से रन करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी होता है, तो उससे इन्वायरमेंट पे भी एक चैलेंज है। तो इसके अलावा AI के फेयरनेस, बायस, प्राइवेसी, ऑल और रेगुलेशंस, एंड प्लस फेक न्यूज़ एंड डी फेक वीडियोज़, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। और ये हमें फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे जिससे हम इन चीज़ों को रोक सकें। टू कंक्लूड आई विल से मशीन लर्निंग आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर द स्ट्रक्चर डेटा, डीप लर्निंग बेस्ट इज फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जनरेटिव AI फॉर द न्यू कंटेंट। बहुत सारे टूल हैं, और मैं इन सबको टूल ही बोलता हूँ। हर कोई टूल के साथ हम सब की ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा अभी यूट्यूब पे थंबनेल बनाना काफ़ी इजी चीज़ हो गया है, या वीडियो एडिट करना, या उसमें कुछ और इमेजेस डालना, ये सब चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें इजी हो गई हैं, तो इससे सबकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ती जा रही है, विच अगेन इज़ हेल्पिंग। जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं वो कोई और कर रहा है, तो यू कैन डू द रियल क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो होपफुली हम एक AI रिवोल्यूशन के जर्नी में हैं, एंड वी शुड बी सीइंग गुड रिजल्ट फ्रॉम देयर। तो होपफुली आपको ये एक इस वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हम AI से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या AI की मेन ब्रांचेस हुई। और कहीं आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मेरा चैनल जैसे मैंने बोला इट्स रक्तिम्स रक्तिम हिंदी है, तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।